So, last time started this Hess's law of constant heat of summation, which we call a part of thermochemistry. And again, another law which is based on the law of conservation of energy or first law of thermodynamics. तो इस लॉ की स्टेटमेंट लिख चुके थे हम और एक्सप्लेनेशन सुन चुके हैं। तो अब उस सुनी सुनाई बात को लिख लेते हैं कि हमारी इस जनरलाइजेशन या इस लॉ के पेश नज़र अगर कोई रिएक्शन डायरेक्ट स्टेप में हो या इनडायरेक्टली बहुत सारे स्टेप्स में हो, तो डायरेक्ट स्टेप से हासिल होने वाली एंथैल्पी चेंज इनडायरेक्ट स्टेप्स की एंथैल्पी चेंजेस के सम के बराबर है। So in either case, whether you do the reaction directly or indirectly, in whatever manner, the enthalpy change remains same. ठीक है ना? तो अब इस बात को एक तरह से डमी एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करते हैं। Consider a substance A which is directly converts to substance B with enthalpy change delta H. It can be given as. So this is how a direct conversion takes place. So we consider two substances A and B. A is directly converted to B in one step, and the delta H or the enthalpy change for the reaction is symbolized as delta H. Now, same substance A can be converted to B indirectly through following reactions. अब यही सब्सटेंस से बी में जाएगा इनडायरेक्टली। फर्स्ट स्टेप, A converts to C with enthalpy change delta H1. 2, C converts to B with enthalpy change delta H2. Three, B converts to B with enthalpy change delta H. अब हमने ABCD की एग्जाम्पल देकर
आपके सामने सिचुएशन डिस्क्राइब कर दी। एक रिएक्शन में ए से बी डायरेक्ट कन्वर्जन हुआ विद एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच, और फिर ए से बी ही कन्वर्ट हुआ है इनडायरेक्टली इन 3 स्टेप्स विद एंथैल्पी चेंजेस डेल्टा H1 डेल्टा H2 डेल्टा H3। तो हेसिस लॉ जो कह रहा है वो क्या बात है? अकॉर्डिंग टू Hess's law of constant heat of summation, delta H should be equals to delta H1 plus delta H2 plus delta H3. This is the mathematical form of Hess's law of constant heat of summation. Above equation is the mathematical form of Hess's law of constant heat of summation, which shows that enthalpy change of direct step is equal to sum of enthalpy changes of all indirect steps. मैथमेटिकली हमने ये बात जाहिर कर दी कि डायरेक्ट स्टेप की एंथैल्पी चेंज इनडायरेक्ट स्टेप्स की एंथैल्पी चेंज इसका सम हो। इसे हमने वर्डिंग में भी लिख दिया, इसमें हमने मैथमेटिकली लिख दिया। अब ये जो सारी बात हमने लिखी है इसे एक और तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इट कैन ऑल्सो बी समराइज्ड एज एक तरह से ग्राफिकली या डायग्रामेटिकली आप यूं शो कर रहे हैं कि ए से बी तक जाने के दो रास्ते हैं, एक डायरेक्ट था और एक इनडायरेक्ट था। दोनों से एज फार एज द एनर्जी इम्पैक्ट इज कंसर्न एक से मिल रहा है। ऐसा काम फिजिक्स में आप करते हैं डिस्प्लेसमेंट समझाने के लिए। आप ये कहते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के आप जितने भी रास्ते अपनाएं उसमें डिस्टेंस अलग अलग ट्रेवल होगा लेकिन डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगी। तो इस सब हाउ लाइक दैट कि आपको ये जरूर है कि इस लिहाज से कि 3 रिएक्शन करने पड़ रहे हैं, देर लग सकती है, आप उसके लिए ज्यादा
एहतमाम करेंगे, वो सब अपनी जगह पर होगा, लेकिन एनर्जी जहाँ तक ताल्लुक है, हमें एनर्जी में ना कुछ गेन होगा ना हम एनर्जी में कुछ लॉस करेंगे। एनर्जी चेंज ए टू बी की तरफ आते हुए चाहे आप किसी भी तरीके से आए हमेशा सेम रहेगी। तो अब जैसा कि कल भी मैंने कहा था, दिस इज व्हाट द थ्योरी सजेस्ट। ये हमने एबीसीडी की डमी नाम देते हुए अपना पॉइंट एक्सप्लेन किया कि हम ये कहना चाहते हैं और हमारी इस बात की थ्योरेटिकल सपोर्ट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। लेकिन जैसे कि साइंस का उसूल है, चाहे थ्योरेटिकल सपोर्ट वीक है या स्ट्रॉन्ग है, व्हाटएवर, हर चीज दो इम्तिहानात गुजारने के बाद साइंस में कामयाब मानी जाती है, एक थ्योरेटिकली एंड देन एक्सपेरिमेंटली। बात थ्योरी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, हम उसे एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई नहीं कर पाते, कहानी फ्लॉप। बात थ्योरी वीक होती है लेकिन वो एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई हो जाती है तो बात बन जाती है, क्योंकि जब एक चीज नजर आ जाए, काम दिख जाए, तो फिर तो आर्गुमेंट बचता ही नहीं है। फिर तो हम अपनी थ्योरी खुद बना लेते हैं कि चलो तो ये दिख रहा है, आपको उसका कोई को लॉजिक ढूंढना पड़ेगा। तो वेरिफिकेशन इज द नेक्स्ट मूव, जैसा कि हमने कल कहा था। तो अब इस वेरिफिकेशन में हमारे पास बहुत ऑप्शन है, बहुत सारे एग्जाम्पल, क्योंकि तो सही है लॉ, और मैंने कहा पता नहीं कितने तरीके से वेरीफाई हो चुका है, तो कोई भी एग्जाम्पल पेश कर सकते हैं, पर हम वो वाली पेश कर रहे हैं जो हमारी बुक में, सीधी सी बात है। तो क्योंकि फर्स्ट कर लें कोई और एग्जाम्पल करें और वो किसी एमसीक्यू में बुक वाली एग्जाम्पल को पूछ लें तो फंस जाएंगे, तो इससे अच्छा बुक पे कॉन्फाइंड करें। तो हम बुक वाली एग्जाम्पल ले रहे हैं और ये समझा के ले रहे हैं कि ये मत समझिएगा ये मैनिपुलेट है और हमने बना नहीं ली है। अगर जिंदगी में कभी टॉपिक हुई और हम ये रिएक्शन खुद करके देखेंगे, एग्जैक्टली यही आंसर आएगा। तो इसका मतलब है इस वेरिफिकेशन की इक्वेशन और फिर उसमें मैं जो इंथैल्पी चेंजेस की वैल्यूज कोट करूंगा वो एज इट इज याद करनी है, तो बना नहीं लेनी अपनी तरफ से, क्योंकि वो एक्चुअल आंसर हैं, एक्चुअल वैल्यूज हैं। ठीक है, आइए वेरिफिकेशन। और ये भी तय है कि जब भी हैसिस लॉ का सवाल आता है, द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। जस्ट से फर्स्ट कर लें, state and explain Hess's law. Then this is state and explain, just need statement and this explanation. Then no verification is required. जब तक क्वेश्चन में खास तौर पर लिखा ना हुआ हो, and also give the verification, जब तक आपको वेरिफिकेशन देने की कोई जरूरत नहीं। और वो पूछते हैं बहुत दफा सवाल की लैंग्वेज क्लियर होती है। So in order to verify Hess's law, consider the preparation of sodium carbonate Na2CO3 by both direct and indirect methods। तो हमने यहाँ बता दिया कि अगर हम वेरीफाई करना चाहते हैं हैसेस लॉ को, तो हम इक्वेशन एक कंसीडर करेंगे और वो कौन सी है, प्रिपरेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। एक कंपाउंड है सोडियम कार्बोनेट, हो सकता है हमने इसका नाम सुन रखा, तो नाम ही सुन रखा होगा, तो हम कहते हैं वॉशिंग सोडा। और ये 1 जुलाई चैलेंज में वसीम अकरम साहब इसी की प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। ये वॉशिंग सोडा है। सो दिस कंपाउंड मस्ट बी प्रेजेंट इन एवरी वॉशिंग पाउडर। खास तौर पर इसका काम है कि खारा पानी, अगर आपके घर में बोरिंग का पानी आता है तो हमने बचपन से सुन रखा होगा खारे पानी के साथ साबुन जो है वो झाग नहीं बनाता, इसलिए घर में अगर खारा पानी आता है, या अक्सर घरों में कराची में पानी की किल्लत है तो लोगों ने ये वतीरा बनाया हुआ है कि पीने के लिए और पकाने के लिए मिनरल वाटर खरीद लें और धोने धुलाने के लिए हम अपना बोरिंग का पानी यूज़ कर लें जिसमें जो खारा पी सकते हैं। तो उसमें फिर ये ख्याल रखना है कि फिर आप साबुन से कपड़े या बर्तन नहीं धोएंगे, क्योंकि साबुन के साथ खारा पानी झाग नहीं बनाता, बहुत साबुन वेस्ट होता है। तो
अगर हम खारे पानी से धुलाई कर रहे हैं तो वी मस्ट यूज डिटर्जेंट और वॉशिंग पाउडर्स, क्योंकि उनमें होता है सोडियम कार्बोनेट। ये पानी के खारेपन को दूर कर देता है, ये इसका एडवांटेज है। तो आज हम इसको बनाने जा रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा हमें इसका बैकग्राउंड बताऊं कि इसका एडवांटेज होता है। सोडियम कार्बोनेट बनाने के दो तरीके हैं, डायरेक्ट मेथड से बनेगा और ऑब्वियसली एक इनडायरेक्ट मेथड। और हमारा कंसर्न क्या होगा, इन ईदर मेथड द ओवरऑल एंथैल्पी चेंज मस्ट बी सेम। ठीक है, आइए सबसे पहले डायरेक्ट मेथड। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 can be directly prepared by reacting 2 moles of sodium hydroxide and 1 mole of carbon dioxide. So direct method में हम सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और कार्बन डाइऑक्साइड का आपस में रिएक्शन कराएंगे, ये होगी इक्वेशन। तो NaOH के 2 और कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल मिला, they form sodium carbonate and water. Enthalpy change delta H is equals to minus 90 kilojoule per mole. So minus shows this energy evolved, ये exothermic process होगा, और कितनी एनर्जी इन्वॉल्व होगी, 90 किलोजूल पर मोल। Now इनडायरेक्ट मेथड सेम चीज है, अब बनाते हैं इनडायरेक्टली। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 can also be prepared by indirectly, can also be prepared indirectly in 2 steps. तो अब यहाँ इनडायरेक्ट स्टेप में 2 है, 3 नहीं है, इसकी तरह हमने एग्जाम्पल में दे दिया ना, 2 स्टेप्स हैं। स्टेप 1, 1 mole of sodium hydroxide reacts with 1 mole of carbon dioxide to form sodium bicarbonate NaHCO3। तो सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर बनाते हैं NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट इन फर्स्ट स्टेप। और ये सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaHCO3, ये भी आपके लिए बड़ा जाना पहचाना है, मे भी आप इस नाम से नहीं जानते हो, इट इज बेकिंग सोडा, खाने का सोडा कहलाता है। तो जो बच्चे नई नई कुकिंग सीखते हैं, सबसे पहले क्या बनाना सीखते हैं, केक। मतलब खराब भी बना तो केक ही कहलाएगा। और घर में कौन टेस्टिंग के काम आता है, अब्बा। वो मजलूम शख्सियत, बेटी बनाना सीखे, सारी चीज अब्बा पर ट्राई करो। और बेचारे अब्बा कुछ कहते भी नहीं, इसकी आप बेटी मेरी बेटी को बना। ये जो है दुनिया में और कोई आदमी ऐसा नहीं कर सकता।
सारी चीजें मैंने भी अपनी बच्ची की पका पका के साथ खिलाई उसने मुझे, और हर चीज को मुझे यही कहना पड़ता। कभी कभी वाकई अच्छी बन जाती थी, कभी नहीं, लेकिन बहरहाल नहीं भी बने तो आपको क्या कहना, क्या ऐसा तो मैंने आज तक खाए में झूठ भी नहीं बोला, ऐसा तो मैंने आज तक खाए। तो खैर बेकिंग सोडा खाने का सोडा है, और ये केक बिस्किट वगैरह बेकरी के आइटम जितने भी होते हैं उसमें इस्तेमाल करते हैं, घरों में होता है। तो ये बन गया एंथैल्पी चेंज इसकी हम कह रहे हैं डेल्टा H1 is minus 49 kilojoule per mole. It means this is exothermic process and 49 kilojoule per mole of heat should be evolved. Step 2. In second step, sodium bicarbonate reacts with 1 mole of sodium hydroxide to form sodium carbonate. So finally we get our product. तो NaHCO3 को अगर दोबारा NaOH के साथ 1 मोल के साथ मिला दिया जाए तो हमें एग्जैक्टली वही चीज मिलेगी जो डायरेक्ट स्टेप में मिली थी, यानी Na2CO3 विद वाटर। एंथैल्पी चेंज डेल्टा H2 is minus 41 kilojoule per mole. Again the process is exothermic and the energy evolved is 41. तो अब ये नहीं समझिएगा कि हमने ये वैल्यूज बना ली हैं, तो आप जो चाय बना रहे हैं ना, बच्चों अक्सर भूल जाते हैं लिखते वक्त, उनको जब 90 लाना है तो कुछ भी वैल्यू लिख दो, नहीं, these are the factual values। ये फर्स्ट स्टेप में -49 है, सेकंड में -41, ऑब्वियसली आपको एक नजर में पता चल रहा है, जब मैं दोनों को ऐड करूंगा तो वही 90 आंसर आ जाएगा। और यही हम यहाँ शो कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू Hess's law, delta H direct step should be equals to the sum of delta H of the indirect step। तो यहाँ चूंकि सिर्फ दो स्टेप्स हैं, तो one should write delta H is equals to delta H1 plus delta H2। और अब वैल्यूज अगर पुट कर दें तो ये -90, यहाँ -49 और यहाँ -41, और सिंपली शो कर दें ये दोनों तरफ -90 ही आता है। So that is verified। मैंने ये बात खास तौर पर आपको इसलिए कही थी कि वी आर टेकिंग द एग्जांपल ऑफ बुक के बाद लोगों के होता है ना, बच्चे हमारी चीज तो लिख ही रहे हैं, उन्हें और जगहों से भी नोट्स मिलते हैं तो उन्हें लगता है फला चीज वहाँ छोटी लिखी हुई है तो उनकी याद कर लो। तो कुछ लोगों ने एक और एग्जाम्पल कोट की हुई है जो इसके मुकाबले में थोड़ी शॉर्ट बनती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हमें पूरे नंबर मिलेंगे, लेकिन उसका सिर्फ ये नुकसान होगा कि वो एग्जाम्पल जो कि बुक के अलावा है तो ये एग्जाम्पल आप नहीं करेंगे, और ये चूंकि बुक में है तो ये खास तौर पर नाम लेके भी पूछ सकते हैं और ये ब्लैंक्स में भी पूछ सकते हैं। तो अगर आपने ये एग्जाम्पल की ही नहीं होगी तो आपको थोड़ी याद होगा सोडियम कार्बोनेट कैसे बनता है और उसकी डेल्टा एच की क्या वैल्यू है। इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि वही एग्जाम्पल याद करें जो बुक में भी, तो 2 in 1 हो जाता है। अब कम से कम वो किसी और एग्जाम्पल की चीज आपसे जो बुक में नहीं है वो तो नहीं पूछ सकते ना एग्जाम, लेकिन ये पूछ सकते हैं। ओके, अब ये पूरी स्टोरी जिस तरह भी हमने एक्सप्लेनेशन में डायग्राम्स का बना दिया था उसी अंदाज से हम इसे भी समराइज कर सकते हैं। CO2 plus 2NaOH
डायरेक्ट स्टेप में -90 किलो जूल पर मोल, और इनडायरेक्ट स्टेप यू शो करेंगे। ये पहले बनेगा NaHCO3 with -49 किलो जूल पर मोल, और फिर बनेगा हमारा फाइनल। तो हैसेस लॉ, स्टेटमेंट, एक्सप्लेनेशन, वेरिफिकेशन। अब इसकी चौथी और आखिरी और सबसे अहम चीज एप्लीकेशन, जिससे लिखना तो शायद हमें छोटा सा पैरा ही होगा, लेकिन उससे इसके न्यूमेरिकल्स बनेंगे, यानी एक ऐसा अगेन न्यूमेरिकल जो पेपर में 99.99% आएगा ही आएगा। बात सदन न्यूमेरिकल का मजेगा, वो देखते हैं। पहली बात, एप्लीकेशन का क्या मतलब है। हम तो चूंकि बिना सोचे समझे सुनते भी हैं और लिखते चले जाते हैं। लिख लिया आपने, थोड़ी देर के लिए सोचिए, मैंने नहीं बताया एप्लीकेशन, ठीक है, इसको हमने पढ़ा नहीं, पढ़ लिया, तो ये सब चीजें हो लिया। अब इससे मुझे क्या फायदा हुआ, आपने मुझे ये बताने की कोशिश की कि केमिकल रिएक्शंस में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्टेप्स करें, एंथैल्पी चीज को बताना ही होगा, बिकॉज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहता है एनर्जी लाइज रेट ऑफ एनर्जी। ओके, हम इसे वेरीफाई भी कर लेंगे। ओके, लेकिन हमने कब एतराज किया था, हम तो ऐसे ही मान लाए हुए थे, बिल्कुल सही है भाई, आप करो, जान छोड़ो। आपने उसे मजीद वेरीफाई कर दिया, चलो और मजबूत हो गई बात। हम तो पहले ही यकीन किए हुए थे कि आपका लॉ गलत नहीं है। अब आप, और अब मुझे इसका फायदा बताइए ना, बस खत्म हो गई, हमें हमारा ईमान आपने और मजबूत कर दिया, एक और सबूत दे दिया आपने, बस। ये कुछ और भी है, हमने कहा यही तो नहीं समझ पाया। अगर सिर्फ मुझे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को मजीद प्रूफ करवाना होता तो एक थर्मोकेमिस्ट्री बनाने की क्या जरूरत थी। हमने तो एक अलग सब्जेक्ट बनाया सिर्फ इस काम के लिए। इस आपने जो कहा वो सही है, नो। अब गौर से सुनिएगा, इत्मीनान हो गया, लॉ सही है, वेरीफाई भी हो गया, सब कुछ हो गया। कौन सा लॉ सही है, ये जिसकी स्टेटमेंट है, इसमें डेल्टा एच जितने चाहे ऐड कर दें। अगर एक रिएक्शन 2 स्टेप्स में हो रहा है तो डेल्टा H1 डेल्टा H2, 3 में हो रहा है तो डेल्टा H3 भी ऐड हो जाएगा, 4 में हो रहा है तो डेल्टा H4 भी ऐड होगी, तो सही होगी बात। अब सुनिए फायदा, थोड़ी देर के लिए सोचिए, वाकई सर ने हमें ऐसी लैब प्रोवाइड कर दी है और हम भी इतने बड़े और मेच्योर हो गए हैं कि ये वाकई हम करेंगे, हम नहीं यकीन कर रहे हैं आपने जो लिखा है सही है, तो हम लैब में जाएंगे, पीछे सच लेंगे, लाइए सब सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड दीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड, हम खुद करेंगे रिएक्शन, कर लेते हैं। इशू क्या आएगा, सर हाउ कैन वन मेजर दिस हीट, रिएक्शन के दौरान हीट निकलती है, इस कैसे मेजर कर लेंगे, सोचिए कैसे कर लेंगे। अच्छा भाई, एक प्रैक्टिकल ऐसा था हमारे सिलेबस में, था का मतलब अब नहीं है, वही वजह हुई कि प्रैक्टिकल रिड्यूस हो गया, 25 नंबर के होते थे 15 नंबर के रह गए, कैसी टेंशन चली है। तो एक तो खैर आपने कोई भी प्रैक्टिकल नहीं किया, लेकिन याददाश्त में कहीं होगा, 9th में किया था न्यूट्रलाइजेशन का प्रैक्टिकल। अगर नॉर्मल ईयर होता ये और आप नॉर्मल तरीके से फर्स्ट ईयर में दाखिला लेकर बैठे होते, इस वक्त तो नवंबर में आकर गवर्नमेंट प्राइवेट सब जगह क्लासें शुरू हो चुकी होती है और प्रैक्टिकल भी हो चुके होते हैं। तो इसलिए अमूमन जब मैं ये तस्करा करता था तो हर एक को न्यूट्रलाइजेशन पक्का इसलिए पता होता था कि फर्स्ट ईयर के अंदर कोई 15-20 टाइट्रेशन करवाते हैं, बहुत टाइट्रेशन करवाते रहते हैं।
तो बच्चे को हेस हो जाती है। एक ब्यूरेट होता था, एक पिपेट होता था, हम ब्यूरेट से एक केमिकल कॉनिकल फ्लास्क में डाल देंगे, एकदम पिंपल वाला, ये याद होगा। अमूमन ये रिएक्शन एसिड और बेस के दरमियान होता है। न्यूट्रलाइजेशन कहलाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जब हम ब्यूरेट से एसिड को कॉनिकल फ्लास्क में मौजूद बेस में डालते हैं तो हीट इवॉल्व होती है। क्या एहतमाम होता है? पहले से थर्मामीटर कॉनिकल फ्लास्क में रखा जाता है, टेम्परेचर रूम टेम्परेचर आ रहा है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे ही बेस एसिड में जाता है, हीट बनती है। जैसे हमने कहा एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर राइज हो जाता है, थर्मामीटर में टेम्परेचर राइज होता है। हम वो टेम्परेचर नोट करते हैं, हाउ मच टेम्परेचर राइज। वो हो गया जी, फर्स्ट करें 27 था, 35 हो गया, 8 डिग्री सेंटीग्रेड राइज हुआ। मैट्रिक में एक टॉपिक पढ़ा था हीट कैपेसिटी का, सो फॉर्मूला आया था Q = mc डेल्टा T, हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है। उसके जरिए हम ये हिसाब लगा लेते हैं कि इतना टेम्परेचर बढ़ेगा तो इससे कितनी हीट बनी, बहरहाल निकाल लेते हैं। ठीक, पता चल गया इतनी हीट इवॉल्व होगी। ये करते थे बच्चे प्रैक्टिकल, कुछ ऐसा ही आप करेंगे। हाँ सर, ये सही है कि कोई प्रैक्टिकल करो, अगर उसमें हीट इवॉल्व हो रही है, टेम्परेचर राइज होगा, थर्मामीटर रखो, टेम्परेचर राइज नोट करो, फिर आपने फॉर्मूला बताया उसको पुट करेंगे, आसान काम है। तो एक रिएक्शन होता है एक्सप्लोजन ऑफ द बॉम्ब, दैट इज आल्सो एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन की जो रियल लाइफ एग्जांपल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल ये है, हैंड ग्रेनेड का एक्सप्लोजन हो, कितनी हीट निकलती है। और एक हैंड ग्रेनेड दे, अभी लैब में कर ले, सब थर्मामीटर लेंगे, उसके बाद क्या होगा, थर्मामीटर ही बचेगा। सोचिए, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही होगा ना, हाउ मच हीट इवॉल्व व्हेन अ नॉर्मल हैंड ग्रेनेड एक्सप्लोड। प्रैक्टिकल लाइफ में तो इसकी सबसे ज्यादा अहमियत है। अब अल्लाह का शुक्र है हालात बेहतर हो गए हैं। कुछ अर्से पहले शायद उस वक्त आप स्कूल में पढ़ते होंगे जब हर रोज कोई एक धमाका हो रहा था, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उस खबर के बाद आता था इतने किलो का एक्सप्लोजिव मटेरियल एक्सप्लोड हुआ है। कैसे पता चल जाता था फटने के बाद होने के इतने किलो का था? वो ये नोटिस करते थे आसपास एक्सप्लोजन की जगह के आसपास जो चीजें, उनका क्या हशर हुआ। फर्ज कर लें आसपास पंखा था एक कमरे में और ये एल्यूमिनियम की शीट्स का बना हुआ है, ये पिघल गया। एल्यूमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट है 658, इसका मतलब है उस एक्सप्लोजन से जो टेम्परेचर क्रिएट हुआ होगा वो 658 से ज़्यादा था, क्योंकि उसने एल्यूमिनियम को पिघला दिया। वहाँ लोहे की सलाखें थी, वो नहीं पिघली। लोहे का टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट तकरीबन 1500 है, इसका मतलब 1500 से कम टेम्परेचर था। ऐसे चालाकी से पता चल जाता है। तो उन चीज़ों का हशर देखकर जो आसपास है, हम ये गैस करते हैं हाउ मच टेम्परेचर इज प्रोड्यूस्ड। लेकिन आप मुझे बताइए, इन एक्सप्लोजिव मटेरियल्स को में कितनी हीट राइज हुई, ये नोट करना मतलब जान जोखों का काम है। एक्सप्लोजन हो जाए तब नुकसान की चीजों को देखना आसान, खुद प्रैक्टिकल नहीं करने पड़े हैं, मतलब मिसाइल फाड़ के देखते हैं वो खुद बचोगे तुम। सो इट मीन्स देयर आर मेनी रिएक्शंस which are so dangerous that it is not wise to perform a practical in order to calculate the heat. ठीक है, इसी तरह there are few reactions which are difficult to carry out, उसमें खतरनाक नहीं है लेकिन उनको कराना बड़ा मुश्किल है, उसमें बड़ा खर्चा आ जाता है और हर आदमी नहीं अफोर्ड कर सकता। हर लैब में इतनी फैसिलिटीज नहीं है कि वो प्रैक्टिकल किया जा सके। तो क्या करूं, क्या ऐसे रिएक्शंस का डेल्टा एच नहीं निकाल सकता? Here comes the Hess's law. हमने कहा ऐसे तमाम रिएक्शंस जहां प्रैक्टिकली रिएक्शन परफॉर्म करने में कोई भी मुश्किल है, खतरनाक है, वो इसलिए नहीं कर सकते, हमारे पास उसकी फैसिलिटीज नहीं है, बड़ा मुश्किल तरीका है, व्हाट्सोएवर। अगर हम किसी रिएक्शन को डायरेक्ट परफॉर्म ना कर सकते हो तो हम हेसेस लॉ की मदद लेते हैं इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द डेल्टा एच। हाउ हेसेस लॉ कैन हेल्प अस? हमने कहा फर्स्ट कर लीजिए, ये डायरेक्ट स्टेप लैब में परफॉर्म करना बड़ा डेंजरस है,
90 की हीट निकल रही है, दिस इज टू मच। तो हमें जैसे ही पता लगा कि हेसिस लॉ के मुताबिक इसके दोनों स्टेप्स को मिला दें अगर, तो वही इंपैक्ट आ जाएगा। तो हमने कहा इसके स्टेप्स करते हैं, थोड़ी थोड़ी एनर्जी निकल रही है, ये मेजर करना आसान है, तो इन दोनों की एनर्जी मेजर करके हम इसकी एनर्जी इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस फॉर्मूले में 3 वैल्यूज है ना, डेल्टा एच, डेल्टा एच वन, डेल्टा एच, कोई सी भी 2 मुझे मालूम हो तो तीसरी मैं निकाल सकता हूँ। अभी तो मुझे वेरीफाई करना था ना, तो मैंने तीनों रिएक्शन परफॉर्म किए, लेकिन अब वेरिफिकेशन हो गई, अब हमारा भरोसा है। तो हर रिएक्शन के सेट में अगर मुझे किसी भी एक रिएक्शन का डेल्टा एच मालूम करना है और बाकी सारे स्टेप्स की डेल्टा एच की वैल्यू मालूम है, तो मैं उनकी मदद से अननोन का डेल्टा एच निकाल सकता हूँ। हेसिस लॉ की सबसे बड़ी एप्लीकेशन ये है कि हम इसकी मदद से ऐसे रिएक्शंस का डेल्टा एच कैलकुलेशन के जरिए निकाल लेते हैं जहां प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस में हमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है, और यही काम हम न्यूमेरिकल्स में करेंगे। हमें हेसिस लॉ के न्यूमेरिकल्स में ऐसे ही रिएक्शंस दिए जाएंगे जिनकी प्रैक्टिकली कैलकुलेटेड वैल्यू मेजर करना मुश्किल है या नामुमकिन है, तो हम कैलकुलेशन करके हेसिस लॉ लगाकर उसकी डेल्टा एच की वैल्यू कैलकुलेट करके दिखाएंगे। कैसे होगा ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। अब हमारा टेस्ट आ रहा है, अगर आपको नया शेड्यूल मिल गया है तो उस टेस्ट में यही चैप्टर 5 आना है। एक्सो और एंडोथर्मिक तक हमने टेस्ट लिया था, उसके बाद हमने थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन और बेसिक कॉन्सेप्ट और ये सब पढ़ा था। तो थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन से शुरू हुई है और कहाँ पर ख़त्म हुई है, हेसिस लॉ के टॉपिक से पहले तक, यानी चेंज इन एंथैल्पी जो हमने समझाई थी वहाँ तक। हेसिस लॉ की चूंकि अभी मुझे एप्लीकेशन भी लिखनी है और इसके न्यूमेरिकल भी करने हैं, तो इस टॉपिक को अगले टेस्ट के लिए रख लेते हैं, कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। तो इट्स इनफ टॉपिक कि हम थर्मोडायनेमिक्स से शुरू होंगे, डेफिनेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स टिल चेंज इन एंथैल्पी। क्लियर हो गई बात, बीच में सारे टॉपिक और एक छोटे से वो न्यूमेरिकल भी आ गए थे, वो भी आ जाएंगे। नोट्स नहीं है, एक एक चीज इसकी मैंने लिखवाई है, सही है। ये एक और ऐसा चैप्टर होगा जिसमें मैं हर चीज लिखवाने को प्रेफर करता हूँ बताने को, क्योंकि ये समझो ऐसे वाले नोट्स तो मैंने आज तक लिखे ही नहीं, किसी और बना मुफ्ती आप समझो, ऐसे ही हम लोग लिबनान में बैठ के नोट बना रहे हैं, किसी को पता नहीं।